अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट्स रेशो। तो मोमेंट्स रेशो हमारे पास क्या होते हैं? दे आर सर्टन रेशोज। कुछ यहाँ पर देयर आर सर्टन रेशोज, कुछ ऐसी सर्टन रेशोज होती है जिनमें हमारे पास क्या होता है, इन विच बोथ द नोमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा एंड द डिनोमिनेटर आर मोमेंट्स, यानी कि बटे के ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला भी हिस्सा भी वो क्या हो, वो मोमेंट्स में हमारे पास पड़े हो। तो दे आर हमारे पास मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? बीटा वन एंड बीटा टू। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास होते क्या और क्या निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास बीटा वन का आंसर आता है या बीटा टू का आंसर आता है, वो क्या आता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। दैट मीन्स दे आर प्योर नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन कैसे होते हैं? इसके लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिख दी है पहले ही कि हमारा टाइम बचे। अब देखें, मेरे पास एक एक्स की वैल्यूज़ पड़ी हो तो मैंने मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालनी होती, तो मैंने क्या करना था? मैंने पहले इसका एक्स बार निकालना था। एक्स बार निकालने के बाद मैंने जो ऑब्जर्वेशन को थी वो एक्स बार में से माइनस करते जाना था। फिर उसके बाद में जो टोटल वैल्यूज़ आनी थी उसे मैंने किस पर करना था? एन पर डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर। यानी कि अगर मैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर करूँ, ये तो आपको पता जीरो होगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी कि एम वन जो हमारा मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन होती है वो हमारी क्या होती है? जीरो होती है। अब सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जब अब निकालेंगे तो हमने क्या करना था? एक्स माइनस एक्स बार स्केयर। जब हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, हमने इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो टू को जब आप एन के ऊपर यानी कि 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.78। और ये देखिए, हमारे पास जब हम मूवमेंट्स निकालते हैं, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट, तो वैसे जो हमारा मेजरमेंट यूनिट होता है उसका, अगर हमारी सेकंड मूवमेंट है तो यूनिट्स का स्केयर हो जाएगा। अगर हमारी थर्ड मूवमेंट है तो उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर हमारे पास फोर्थ मूवमेंट है तो यूनिट्स की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हमारे पास हमें यहाँ से इतना तो पता है हम फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट कैसे निकालते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया? ये हमारे पास दिया गया एज फार्मूला जो है पॉपुलेशन के लिहाज से। अगर मैंने इसे सैंपल में चेंज करना होता तो मैं क्या करता? मैं लिखता बीटा वन, अगर बी वन, ठीक है, इज इक्वल टू, जहाँ पर मेरे पास म्यू है, जिसे कहते हैं म्यू, तो इसे मैं क्या कहूँगा? एम के साथ चेंज कर दूंगा। नीचे 3 है तो 3 रहेगा, ऊपर 2 है तो 2 रहेगा। ऐसे ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एम टू उसका क्यूब। यानी कि मेरे पास क्या है? ये कहता है कि थर्ड मूवमेंट जो आपकी है उसका स्केल लें, यानी कि थर्ड मूवमेंट, अगर मैं थर्ड मूवमेंट का स्केल ले लूँ और डिवाइड किस पे ऊपर करूँ? सेकंड मूवमेंट का क्यूब लेके। सेकंड मूवमेंट का मैं क्यूब लेके डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0.0249। अब हमने देखना है कि अब ये जो नंबर है वो कहता है कि हमारे पास बीटा वन की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है और उसके बाद में हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी इसका इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका ना कोई यूनिट है और ये ओरिजिन से भी इफेक्ट नहीं होती इसकी वैल्यू। तो ये हम कैसे साबित करें? देखिए, एक तो हमें यहाँ पर पता चल गया हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर रेशो में, तो हमने इसके साथ ये नहीं लिखा क्या यूनिट के हमारे पास मार्क्स में है, जो भी हमने बस बीटा वन की वैल्यू लिख दी। अब जैसे जब भी आप बीटा वन या बीटा टू कैलकुलेट करेंगे, जस्ट आप वैल्यू लिखेंगे, इसके साथ यूनिट नहीं होगा। एक चीज़ तो हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करनी रहेगी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन कैसे है। तो ओरिजिन को आपको पता है कैसे हम चेंज कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो मैं कांस्टेंट वैल्यू हर एक एवरी सिंगल वैल्यू में से माइनस करना चाहूँ, माइनस करूँ। अगर मैं देखें, मैंने -2 यहाँ पर करके तो ये नया डाटा सेट बना लिया है। आप अपनी मर्जी के लिए, क्योंकि हमने चेक ही करना है, आप +2 कर सकते हैं, +5 कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। तो आपके पास एक नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो चीज़ नई वैल्यूज़ आ गई, फिर दोबारा आप सारा प्रोसेस उसके ऊपर रिपीट करें। यानी कि अगर आपने फर्स्ट मूवमेंट निकाली तो आपने क्या करा था? एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि अब मैंने ये वाई में लिख दिया तो वाई माइनस वाई बार, वो आपको पता जीरो होनी है। सेकंड, अब देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम आया, यानी कि चेंज करने से जो हमारे पास चेंज इन ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है? मूवमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब देखिए, थर्ड मूवमेंट इसका आंसर और इसका आंसर भी सेम है, फोर्थ मूवमेंट इसका आंसर और इसका आंसर भी सेम है। तो अब यहाँ ये मैंने कैलकुलेशन करने के बाद लिखे, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पता चल रहा है कि मूवमेंट्स का आंसर तो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि अगर मैं ये मूवमेंट्स भी निकालता तो इनके आंसर क्या होने थे? यही होने थे। अगर इन वाली वैल्यूज़ को भी मैं लेकर चलता तो जैसे हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर हमने देखें, अगर मूवमेंट्स का आंसर चेंज नहीं हो रहा किसकी वजह से? ओरिजिन चेंज करने की वजह से, तो जाहिर बात है इस वाली मूवमेंट का आंसर ले लूँ या मैं इस वाले जो डाटा सेट है इसका आंसर ले लूँ, तो आखिर में मेरे पास जो बीटा वन का जवाब आएगा
वो भी चेंज नहीं हो रहा होगा, उसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी बात है। अगर देखें, अगर मैं नए यहाँ पर अगर मैं M1 बनाता तो उसकी वैल्यू क्या होनी थी 0, M2 बना लेता तो उसकी वैल्यू क्या होनी थी 25.78, तो यही वैल्यूज़ रहनी थी। तो इससे या मैं वैल्यूज़ निकाल लेता बीटा वन की, या इससे निकाल लेता, तो उसमें क्या होना था, जवाब बिल्कुल सेम रहना था, कोई चेंज नहीं होना था। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई, क्या कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, आप इससे ले लें या ओरिजिन चेंज करके ले लें, तो आपका बीटा वन का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट्स आपकी चेंज नहीं होती उसकी वजह से, मूवमेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन। सेकंड हमने क्या कहा था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने कोई भी देखिए साथ में यूनिट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या था, अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो तो देयर आर प्योर नंबर्स, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर नंबर है। अब हम मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि एक्चुअली वो कहता है कि बीटा वन का जो हमने बीटा वन का अभी ये आंसर निकाला है, इज द स्केयर ऑफ द थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक डाटा सेट अगर पड़ा होता है, अगर हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स पिछले टॉपिक्स में हमने किया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट का टॉपिक जिसमें हम कहते थे अगर हमारे पास एक वेरिएबल पड़ा, उसे हमने क्या, उसे हमें स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर ज़ाहिर करना हो या स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में चेंज करना हो, तो हम कैसे करते हैं, हम उस वैल्यू को उसके मीन से माइनस करेंगे और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक जी वैल्यू आती थी, जिसे हम कहते थे कि इसके जरिए हमारे पास ये क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज यूनिट के अंदर हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कहता है कि बीटा वन हमारे पास क्या है, कि जहाँ पर हमारी थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट क्या हो रही हो, एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट। इतने को पहले देखें, यानी कि हमने जो अब पॉपुलेशन, हमने जो मूवमेंट्स बनानी है वो किस में, स्टैंडर्डाइज में पड़ी हो। कैसे हम बना सकते हैं, हमने एवरी सिंगल वैल्यू, देखिए हमारे पास 9 वैल्यूज है ना ये वाली, तो हमने 9 की 9 वैल्यूज को पहले स्टैंडर्ड वेरी यानी कि उसने स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज किया है। जब हमने चेंज किया तो हमारे पास एक जी का ये सम है। अब देखिए मैंने जी बार, अब दोबारा मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा इसके ऊपर, यानी कि जी माइनस जी बार, जी माइनस जी बार स्क्वायर, जी माइनस जी बार क्यूब, ऐसे ही उसकी पावर 4। तो अब जो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास थर्ड मूवमेंट कैसे आएगी, ये आंसर जो हमारे पास आया, इसे मैंने इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड करना था। 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, M3 का, M3 मेरे पास इस वक्त आ रहा है 0.1573, ये वाला 0.1573। तो वो कहता है कि ये जो है, अब हमने क्या किया, हमने थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट को एक्सप्रेस कराया है, जाहिर करवाया है, किसके जरिए, हमने स्टैंडर्ड यूनिट में यहाँ पर हमने इसे बना दिया है। अब वो कहता है, क्या कहता है कि बीटा वन इज द स्केल ऑफ, अगर इसका मैं स्केल लूँ, यानी कि इस वैल्यू का अगर मैं स्केल लूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू आएगी, बीटा वन की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये बता रहा है। अब वो ऐसे क्या कहता है कि बीटा टू इज द फोर्थ स्टैंडर्ड मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हमारे पास ये सेम ऐसे में अगर फोर्थ मूवमेंट भी बना लेता, तो उसका आंसर जो आएगा वो सेम हमारे पास जो बीटा टू का आंसर होगा वही आंसर इसका होगा। यानी कि जो यहाँ पर मैं सम की वैल्यू मेरे पास कोई भी आ जाएगी, तो उससे मैंने 9 के ऊपर डिवाइड करना था, वो आंसर और ये आंसर क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये चीज़ समझने वाली थी जो मैंने आपको बता दिया। अब देखें, अब एक पॉइंट और रह गया बस हमारा, तो देखें फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, देखें अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ इस तरह की बन रही है, अगर मैं इसे सेंटर से कट लगाऊं तो 50% डाटा इधर है, 50% इधर, यानी कि इसे फोल्ड करूं, जितना इधर है उतना ही इधर है, सेम, ठीक है। तो इसके पास इस सूरत में हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी होती है। अब वो कहता है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा वन इज इक्वल टू 0। अगर हमारी बीटा वन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अब यहाँ पर ही देख लें, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूज्ड एज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, हमने स्क्यूनेस चेक किया। स्क्यूनेस इसके जरिए हम चेक करते हैं, बीटा वन के जरिए हम चेक करते हैं। और स्क्यूनेस होता क्या है, वो डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्रिक होता है, यानी कि हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस सेंटर से है तो क्या थोड़ी सी ऐसे तो नहीं बन रही, या हमारे पास ऐसे तो नहीं बन रही, तो ये हमारे पास डिपार्चर के बारे में बताता है। हमने अगर वैल्यू 0 आएगी तो हमारे पास क्या होगी, ये सिमेट्रिकल होगी। अभी आगे हमारे पास स्क्यूनेस और कर्टोसिस का टॉपिक आ रहा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर
मेन वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा अगर ज़ीरो नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वो अभी हम नहीं करते। बस हम यहाँ पर सिर्फ फोकस इतने पर कर लेते हैं, अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक होगी। और अगर बीटा टू इज़ यूज टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व, अब शेप ऑफ द कर्व क्या है, अगर उसने ये तो बता दिया कि ये सिमेट्रिक है, अब हमारे पास तीन तरह की और शेप बन सकती हैं, देखें ऐसे की, या हमारे पास इस तरह बन सकती है फ्लैट टॉप। अब देखें ये शार्प है, इसका टॉप क्या है, शार्प है, पीक्ड है, ये हमारे पास फ्लैट टॉप है, और ये हमारे पास नॉर्मल कर्व बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तीन शेप्स के अंदर फिर उसने बताना होता था किसके जरिए, बीटा टू की वैल्यू देखकर। तो बीटा टू इज यूज टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व एंड इज अ मेजर ऑफ पीकनेस, यानी कि पीकनेस के बारे में हमें बताता है, इस तरह की बन रही है, इस तरह की पीकनेस उसकी बन रही है, इस तरह की उसकी पीकनेस बन रही है, शेप की बन रही है। अब देखें वो हमारे पास क्या कह रहा है कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हमारे पास क्या होगी, बीटा टू की वैल्यू हमारे पास होगी 3। ठीक है, बीटा टू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3। तो अगर हमारे पास बीटा वन की वैल्यू 0 आ रही है एंड बीटा टू की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाली शेप बन रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।